नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इटावा से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में सोनिया की बैठक को लेकर बोले अखिलेश, दिल्ली में हुई बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर थी, लेकिन एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। घबराई बीजेपी नाराज लोगों को मनाने में जुटी है। शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन पर भी उन्होंने बयान दिया है। छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए सपा तैयार है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। घबराई बीजेपी नाराज लोगों को मनाने में जुटी है। शिवपाल के साथ गठबंधन पर भी उन्होंने बयान दिया है। छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए सपा तैयार है। तो ये समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि छोटे दलों के साथ भी आने को समाजवादी पार्टी तैयार है। दिल्ली में हुई बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर थी। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए लगातार जो साथी उनसे नाराज थे उन्हें मनाने में लगी है, उनसे सौदा कर रही है। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन सबको साथ लेने का काम। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जो सपा की तरफ से बयान सामने आया है, अखिलेश यादव ने जो कहा है, उसके मायने क्या समझें? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, लगातार जब वो पार्टी में कार्यक्रम कर रहे हैं तब वहां से भी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सदन में भी लगातार सवाल उठाए और जिस तरीके से उनका बयान ही आया है वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ऑप्शन में अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी खड़ी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और जिस तरीके का बयान सपा सुप्रीमो की तरफ से आया है वो निश्चित ही ये बताता है कि कहीं ना कहीं 2022 को लेकर सपा सुप्रीमो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को घेरा जाए और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाया जाए जिनका फायदा सीधे तौर पर 2022 के इलेक्शन में मिल सकता है। हालांकि लगातार सपा सुप्रीमो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग दूसरी पार्टी से नाराज चल रहे हैं उनको पार्टी में शामिल करा जाए, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके का बयान सपा सुप्रीमो की तरफ से देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो लगातार बीजेपी को टारगेट पर लिए हुए, एक संदेश भी देने की कोशिश है कि बीजेपी के ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। जी, लेकिन इन सब के बीच अगर अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि छोटे दलों के साथ भी आने को तैयार है, तो ऐसी क्या स्थिति आ गई? क्या ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है पार्टी में? बिल्कुल, अगर हम बड़ी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी 2014 के इलेक्शन 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ चुकी है, 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है। लेकिन जो उस दौरान जो परफॉर्मेंस रही है वो दोनों बार कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रही और लगातार समाजवादी पार्टी को इन दोनों गठबंधनों से नुकसान ही हुआ था, फायदा होने के बजाय। तो निश्चित है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शायद ये रणनीति बनाकर चल रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ किया जाए जिनका क्षेत्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं अपना तो है, जो 4, 10 या 15 सीटों पर अपना प्रभाव रखती हैं और वहां उनके साथ गठबंधन करके उनको कुछ सीटें दी जाए, बाकी सीटों पर उनके समर्थित प्रत्याशी उतारे जाए ताकि कहीं ना कहीं 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। तो यही एक उद्देश्य है सपा सुप्रीमो का, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो लगातार कह रहे हैं कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे जबकि बड़े दलों के साथ कोई गठबंधन सपा की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो ये एक संदेश देने की भी कोशिश है कि अगर वो बड़ी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो उसके साथ उनका किसी तरीके का गठबंधन नहीं होने जा रहा है और छोटी पार्टियों पर उनका ध्यान केंद्रित होगा, जिसमें कोशिश यही होगी कि छोटे छोटे छत्रपों को साथ लाकर 2022 की परफॉर्मेंस को सुधारा जाए और खास तौर पर उन दलों को लिया जाए जो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है या स्थानीय स्तर पर जिनका अच्छा प्रभाव है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। तो बुलंदशहर में भूमाफियाओं का लगातार कहर जारी है। जवान की जमीन भूमाफियाओं ने बेची, फर्जी तरीके से जवान की जमीन बेची। असम में तैनात है जवान चरण सिंह, पीड़ित ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। खुर्जा में तहसील दिवस में गुहार लगाई गई है। तो फर्जी तरीके से जवान की जमीन बेची गई है, लेकिन इसको लेकर अब गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस जमीन को मुक्त कराया जाए।
असम में तैनात है जवान चरण सिंह। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। खुर्जा में तहसील दिवस में गुहार लगाई है। बुलंदशहर में भूमाफियाओं का कहर लगातार जारी है। मेरे पत्नी के भाई ने बताया कि जीजा जी आपके पीछे बैनामा हो गया है। मैं आसाम में ड्यूटी पे था। अब मैं छुट्टी आया हूँ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब मैं कार्रवाई कराना है मेरे को। संबंध में शिकायत भी दे चुके हैं? शिकायत दे चुके हैं हम। वहाँ से लेटर भी भेजा है मैंने ऑफिस थ्रू ई-नोट से। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? अभी कोई नहीं जा, अभी वो जांच के लिए बोला है, जांच होगी। तो असम में तैनात है जवान चरण सिंह। पीड़ित ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि फर्जी तरीके से जवान की जमीन बेची गई है। बुलंदशहर में भूमाफियाओं का कहर लगातार जारी है। भूमाफिया लगातार लोगों की जमीन हड़प रहे हैं और ऐसे में परेशानी बहुत ज़्यादा इस जवान की बढ़ गई है। देश का एक जवान होने के नाते जो हमेशा ही खड़ा है देश की सुरक्षा के लिए, इस जवान की जमीन को हड़प लिया गया है। भूमाफियाओं का कहर लगातार जारी है। जवान की जमीन भूमाफियाओं ने बेच दी है और अब जवान इधर उधर गुहार लगा रहा है कि किसी तरह उसे उसकी जमीन मिल जाए। तो वहीं मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की शुरुआत। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। उत्कृष्ट कार्य के लिए 51 महिलाएं सम्मानित की गई हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। लगभग 1.5 लाख बालिकाओं के खाते में राशि भेजी गई। कन्या सुमंगला योजना के तहत राशि ट्रांसफर हुई है। तो उत्कृष्ट कार्य के लिए 51 महिलाएं सम्मानित की गई हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इसके अलावा आपको बता दें कि 1.5 लाख बालिकाओं के खाते में राशि भेजी गई है। तो नए कलेवर में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और निर्मला सीतारमण शामिल हुए। कार्यक्रम में 75 महिलाओं का सम्मान किया गया है। कन्या सुमंगला योजना की पात्राएं को आर्थिक मदद 1.5 लाख पात्र बालिकाओं के खाते में भेजी गई धनराशि। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, मिशन शक्ति का तीसरा चरण आज से ही शुरू हो गया है। लगभग 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कार्यक्रम में शामिल रही। उन्होंने सम्मानित किया है उन 75 महिलाओं को जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया। उन बहनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में विगत 3-4 वर्षों के दौरान कुछ अच्छा किया है, वो एक प्रेरणा बन सकती हैं। उन्हें सम्मानित करने के बाद आपने देखा होगा यहां पर 1,55,000 उन बालिकाओं के लिए धनराशि का वितरण भी यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी के करकमलों से अभी यहां पर उस कार्यक्रम का शुभारंभ भी हुआ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की योजना, जिसमें बालिका के जन्म से लेकर के बालिका के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार 15,000 की एक राशि उस बालिका के नाम पर उस परिवार को उपलब्ध कराती है। 1,55,000 उन बालिकाओं को आज ये राशि इतनी नई बालिकाओं को आज यहां पर प्रदान किया गया, जिसे 6 अलग अलग चरणों में ये राशि उनके खातों में जाती है। इससे पहले 7,81,000 बालिकाओं के पास इस प्रकार की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। उन बहनों यूपी की राजधानी लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा पर तालिबान की तुलना रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी ने मुनव्वर राणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सुनिए।
लगातार अपनी शायरी के लिए जाने जाते थे। लगातार की शायरी जो थी वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए एक मिसाल बनती थी। लेकिन इस समय तमाम जो बयानों को लेकर के उनको घेरा जा रहा है, उनके बयानों को किस तरह से पेश किया जा रहा है, ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मुनव्वर राना खुद हैं। सर, जिस तरह से वाल्मीकि जी को लेकर के बयान दिया गया, उसमें क्या सच्चाई, कैसे बयान? नहीं, देखिए, उसको गलत तरह से पेश किया गया है और शायर किसी की दिल आज़ारी करना, दिल दुखाना, तकलीफ पहुंचाना, अगर ये करता है तो फिर वो शायर नहीं हुआ, वो फिर वो तालिबानी ही हो गया। हमने ज़िंदगी में कभी कोई भी ऐसे न शेर कहे न गुफ्तगू की जिससे किसी भी कम्युनिटी को दिल आज़ारी हो। इसमें भी हमने एक बात कही थी, जब भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से रामायण लिखवा सकता है तो मुमकिन है कि ये जो तालिबानी है इनके दिल में भी अल्लाह डर डाल दे कि तुम जो इंसानों को परेशान कर रहे हो, मार रहे हो, कत्ल कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, तुम पूरी दुनिया के लिए एक नासूर हो, एक कैंसर हो और तुम्हारी वजह से ख़ास तौर से मुसलमान कौम बदनाम हो रही है। तो ये बात कही। अब उसके उन लोगों ने पता नहीं कैसे क्या क्या निकाले। असल में सरकारों के पास कुछ होते हैं जो जिनका काम ही होता है FIR करवाना। वो बैठे रहते हैं गेट पे, उनको कहते FIR करवा देना है। तो मुझे मालूम है कि साहब किसी ने FIR करा दी है, कोई PL भारती साहब हैं। हालांकि अब मेरा नाम सुना तो न लगता है, शायद मेरे मुलाकाती भी हैं जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है। तो मेरा FIR हो गई, लेकिन न मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। मैंने ये कहा था कि मुमकिन है भगवान इनको भी शुद्धि बुद्धि दे दे और शायद ये सुधर जाएं। और चूंकि हज़ारों बरस का ताल्लुक़ हमारा अफ़गानिस्तान से है, ताल्लुक़ ही नहीं बल्कि औरंगज़ेब के ज़माने में अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। जैसे 47 से पहले बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, और वैसे ही अफ़गानिस्तान भी था। निश्चित तौर पर हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब थे, जिनका साफ कहना है जो बयान उन्होंने दिए उनको सही ढंग से ना पेश करके तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश छोड़ने का बयान हो या वाल्मीकि का बयान हो। निश्चित तौर पर उनका कहना है अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कंकी के साथ। दिल्ली NCR में शनिवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से चला आ रहा उमस का माहौल खत्म हो गया है और लंबी बरसात के बाद तापमान में कमी आई है। तापमान 27 डिग्री तक आ गया है। लोगों को गर्मी से भले ही राहत मिली हो, मगर बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के आगे सरकारी सिस्टम के साथ साथ प्राइवेट सिस्टम भी फेल हो गया है। रात भर से हो रही बरसात के कारण जगह जगह पानी भर गया है। इस कारण लोगों को दिक्कत आ रही है। आलम तो ये है कि गाजियाबाद में तो कई सोसाइटी में पानी भर गया है। बेसमेंट तक पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला ने पिछले 24 घंटे में 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। इस मौसम की ये सबसे ज्यादा एक दिन की बारिश है। तो 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गोविंदपुरम की और गौशाला बेसमेंट की तस्वीर, पटेल नगर की तस्वीर और इसके साथ ही टीला मोड़ की ये तस्वीर है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस कदर पानी ही पानी है हर तरफ। बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। 6 तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। पानी ही पानी दिल्ली NCR में ITO पर जल जमाव की स्थिति है। इतना ही नहीं, नोएडा में भी जल भराव है। गाजियाबाद के ये गौशाला अंडरपास है। इसके अलावा कई सारी और भी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें दिल्ली NCR में बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है वो देखा जा सकता है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गाजियाबाद और नोएडा दोनों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। शहर समंदर बन गए हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की,
जहां कैनॉट प्लेस की तस्वीर आप देख सकते हैं, तो वहीं मिंटो ब्रिज की तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो तीसरी तस्वीर है, तीसरी तस्वीर प्रगति मैदान की है। तो ये तीनों ही तस्वीर में पानी भर गया है। नगर निगम की तरफ से क्या किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। तो गाजियाबाद में बारिश ने सोसाइटी बिल्डर्स के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरों में आपको अब दिखाएंगे कि जगह जगह जल भराव की स्थिति है। टीला मोड़ क्षेत्र के अफजलपुर गांव में भारत सिटी सोसाइटी में पानी भर गया है। हालांकि बारिश से पहले सोसाइटी का बिल्डर्स हर बार ये दावे करते रहे हैं कि उसकी तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई, बावजूद इसके सोसाइटी जलमग्न नजर आ रही है। तो पूरी सोसाइटी जलमग्न हो गई है। गाजियाबाद की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इससे एक्चुअली क्या है कि ये वॉल टूटने के कारण जितने भी आसपास का पानी है वो सारा भारत सिटी के अंदर आ गया है। और ये पानी सभी प्रकार की गंदी चीज़ें जितनी भी हो आप मान सकते हैं सब इसके थ्रू आया है हमारे यहाँ। ये पानी के वजह से तो ज़्यादा यहाँ का कार का, गाड़ी का या गैरेज सब का पूरा नुकसान ही हुआ है। और यहाँ पर नाला का शिविर का नहीं है प्रबंध, इसी के वजह से हो रहा है। और वो जब तक नहीं करेंगे तो यहाँ कोई व्यवस्था सही होगा नहीं। सर ये हर साल के हालात ऐसे ही रहते हैं हमारे लिए, और हर साल हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनको डायरिया की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को घर पे ठीक होते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। कोरोना काल में पैसे की बहुत तंगी है लोगों के साथ में, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़े तो बहुत मुश्किल है, और सुधार का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गाजियाबाद में मेरठ रोड और हिंडन नदी के पास लंबा जाम लगा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो में सफर कर रहे एक यात्री ने वीडियो वायरल कर लोगों से अपील की है कि घर से संभल कर ही आप बाहर निकले। तो मेट्रो से एक शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल किया है और कह रहा है कि अगर घर से बाहर निकलें तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक के चक्कर में ही नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओ भाई शिट। तो तस्वीर आप देख सकते हैं आईटीओ की तस्वीर, जहां मेरठ रोड और हिंडन नदी के पास लंबा जाम लगा रहा। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि युवक ने मेट्रो से वीडियो बनाया है और वीडियो के जरिए ये अपील की है कि अगर घर से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ ही बाहर निकले, क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति है हर जगह। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव हो गया है, जिसके कारण एक बाइक गड्ढे में समा गई। अब आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे उस बाइक को निकाला गया है। वहां पर जो लोग मौजूद थे सब यही खड़े होकर देख रहे थे कि गड्ढे में आखिर कैसे बाइक घुस गई है, धंस गई है। किसी तरह इसको बाहर निकाला गया। वहां पर जो लोग मौजूद थे बहुत मुश्किल से निकाला गया है, मेहनत के बाद निकाला गया है। सड़कों पर गड्ढे हैं, ये नगर निगम के काम को दर्शाता है। तो वहीं प्रदीप बंसल हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा भी लिया। जहाँ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं थोड़ी सी बारिश ने जल भराव कर दिया है। लोनी में जगह जगह रोडों पर पानी भर चुका है। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के लोनी में, और आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे रोडों पर जल भराव हो चुका है, कैसे पानी ही पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी कुछ लोगों से बात करूंगा कि कैसे जल भराव की अधिकारियों ने दावे किए थे। जी आपका नाम? भैया मेरा नाम मोहम्मद शकील है भाई। मोहम्मद जी, जैसे रोडों पे पानी हो गया है, बारिश से जल भराव हो चुका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब बस ये कहने की तो ये है कि विकास कह रहे हैं नेता लोग, तो विकास हो नहीं पा रहा। अधिकारियों के दावे जैसे झूठे पड़ रहे हैं, पोल खुलती नजर आ रही है, इस बारे में क्या कहना है? भाई साहब आप कॉलोनी के अंदर जाके देखो, ये तो मेन रोड है, मगर कॉलोनी के अंदर घुटने घुटने पानी हुआ है इस टाइम आज के दौर में। तो इसको लेकर कहीं अभी शिकायत की आपने? जी कहा भी इस चीज़ की, और सुनवाई कोई नहीं हो पा रही है इस चीज़ के बारे में। ये थे हमारे साथ में कुछ लोग निकले जा रहे थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि नेता बड़े बड़े दावे तो करते हैं, अधिकारी बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती नज़र आ रही है।
आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर पानी, तमाम जगह पानी भरा हुआ है। मैं प्रदीप बंसल, न्यूज़1 इंडिया के लिए गाजियाबाद। जहां और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़1 इंडिया के साथ। नमस्कार।